तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर क्या आपके द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप तो जानते ही हैं कि कैल्विन आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट हो सके वो सारी चीज़ें दे रहा है भाई। हर जगह आपके साथ खड़ा है कैल्विन। अब भाई आप कहेंगे क्या सर यही वीडियो है? नहीं भाई, ऐसी न जाने कितने वीडियो आ चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, बस जाइए प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास प्लेलिस्ट को बाद में देखते हैं, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के अंदर के जितने भी शॉर्ट आंसर होने वाले हैं, 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए क्लास, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क। भैया ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या क्या किया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए? आप जानते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसी ने मैक्सिमम वॉर्स लड़े थे, ठीक है। आयरन एंड ब्लड की जो नीति थी, इसके अंदर कहा गया था कि भाई साहब युद्ध करो, जगह जीतो और कब्जा करो और अपना देश बढ़ाओ। उसकी नीति भी इन्होंने लागू करी थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। और इन्हीं को देखते हुए सर्डेनिया, यानी जब हम इटली की बात करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं, तो वहां पे जो सर्डेनिया था उनके जो चीफ मिनिस्टर थे कौन? कैवूर, ठीक है। उन्होंने भी इनको ही देखकर, इनसे प्रभावित होकर वो चीजें स्टार्ट करी थी। तो चलिए भैया कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन्होंने युद्ध लड़े, मैक्सिमम चीजों को स्ट्रॉन्ग किया, आप होल्डिंग करी वहां पर, ठीक है। अगर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन जर्मनी यूनिफिकेशन, नेशनलिस्ट फीलिंग धीरे धीरे फैलने लगी थी जर्मन्स के अंदर। जो 1848 के अंदर जिन्होंने ट्राई किया था बहुत सारे पार्ट्स को जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर बनाने के लिए, आप जानते हैं कि नेपोलियन ने भी 39 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, ठीक है। बट वो लूज था और ये काफी स्ट्रांग बनाया गया, बट ठीक है जो पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट की गई गवर्नमेंट होगी, लेकिन लिबरल मूवमेंट वाज रिप्रेस, इनको दबा दिया गया। कंबाइंड फोर्सेस, जो मोनार्कियल फोर्सेस थे, आप जानते थे राजा बहुत स्ट्रांग थे और नेशनलिज्म के नाम से नफरत करते थे, उन्होंने सबको दबा दिया और कहा कि भाई मिलिट्री सपोर्ट एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय पर्शियन लैंड ओनर्स। और मिलिट्री को किसने सपोर्ट किया? जो वहां के लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनसे जमीनें छीन ली जाए, क्योंकि अगर उनसे जमीनें छीन ली जाती तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाती और बहुत बिखर जाती। क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे, अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट आता और नेशनलिज्म वहां पे फैल जाता तो उनसे उनकी जमीनें छीन ली जाती, क्योंकि कंसल्टेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को ये लोग कहते थे कि नहीं होना चाहिए, कंसल्टेशन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टीज जो हर एक व्यक्ति के पास बटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्शियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे, वो भी किसके हेल्प से? पर्शियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी को हेल्प कर। एंड उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने 3 वॉर लड़ी 7 साल के अंदर, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, सबसे लास्ट फ्रांस है बच्चा, सबसे लास्ट फ्रांस है बच्चा। फ्रांस के साथ जब फाइट होती है तो फ्रांस के साथ ही फाइट के साथ एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी खत्म होता है। क्लियर? अभी हम डिस्कस करेंगे उसे कि भाई कैसे होता है ऐसा। पर्शिया सारी तीनों युद्ध के अंदर विजयी रहा, तभी तो वो बन पाया जर्मनी। एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट और पर्शिया विक्ट्री ओवर फ्रांस। पर्शिया जैसे ही फ्रांस के ऊपर विक्ट्री कर लेता है और तो ये चीजें यहां पर मतलब खत्म हो जाती है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या था कि फ्रांस इतना स्ट्रांग था बेटा, आप जानते हैं कि इटली और जर्मनी दोनों का यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। इटली को रोम पे कब्जा चाहिए था और जर्मनी को फ्रांस पर, ठीक है। रोम के अंदर पॉप का शासन था और पॉप ने हेल्प मांग रखी थी फ्रांस से, तो फ्रांस की आर्मी रोम में गई हुई थी, ठीक है। जर्मनी 1817 में अटैक कर देता है फ्रांस पे, तो फ्रांस अपनी सारी आर्मी वापस बुला लेता है। इसी बीच इटली अटैक कर देता है, कहां पर? रोम में। और इधर से इटली जीतता है, इधर से जर्मनी जीत जाती है और दोनों का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7 साल में 3 युद्ध लड़े और एक था 7 वीक्स ऑफ वॉर, ठीक है। 7 हफ्ते तक युद्ध चला था। अगर हम बात करें डेनमार्क की तरफ से, ठीक है, डेनमार्क और फ्रांस के अराउंड 7 हफ्तों तक युद्ध चला, तो काफी बड़ी तादाद के अंदर चीजें बिखरने लगी थी और तब जाके यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जित्सबी मजीनी। ओके, मजीनी के बारे में बात करनी है कि भैया उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज कैसे फैलाए पूरे यूरोप के अंदर। आप जानते हैं मजीनी या मस्सीनी, बहुत जगह पे मस्सीनी या मजीनी,
बहुत बड़े देशभक्त थे, वो नेशनलिज्म मूवमेंट को फैला रहे थे और वो चाहते थे कि भाई लिबरल नेशनलिज्म मूवमेंट हर जगह फैले। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, ठीक है, आपने सोसाइटी से लेकर सारे काम करे। जो 1815 था वो पीरियड था रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने अपोज किया कि भैया ये मोनार्कियल फॉर्म को हटाया जाए, यानी राजतंत्र को हटाया जाए और फाइट की जाए लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। क्लियर। और इसी के अंदर एक व्यक्ति थे जिससे मजीनी, जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। मजीनी ने देखा कि भाई नेशन स्टेट बहुत जरूरी है अगर आपको आजादी चाहिए। वो जब मानते थे, वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे क्या कि यूनिफिकेशन जो इटली है वो यूनिफाइड रिपब्लिक विच कुड बी द बेसिस ऑफ इटली लिबर्टी, कि भैया जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा तभी इटली को लिबर्टी मिल पाएगी। मींस जो इटली अभी बटा हुआ है जब वो एक साथ आ जाएगा तभी उसको लिबर्टी मिल पाएगी, उससे पहले उसको लिबर्टी नहीं मिल पाएगी। मजीनी ने बहुत सारे पोजीशन काम किए, मोनार्कियल को अपोज किया, ठीक है, डेमोक्रेटिक विजन रखे, पब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, लोग डरे हुए थे कंजर्वेटिव से। हिज आइडिया आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द रेवोल्यूशनरीज ऑफ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और उन्हीं के आइडिया से, चाहे वो फ्रांस हो, पोलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी, सबके सब लोगों को लगा नहीं, हमें ये जो मोनार्कियल सिस्टम है इसका अपोज करना पड़ेगा, तभी हम एक देश बना सकते हैं, एक देश से, मतलब एक देश में जी सकते। अगर हम अपोज नहीं करेंगे तो राजा हमारे ऊपर राज करता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये यहां पर इन्होंने, और तब जाके यूनिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता है। क्लियर क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, जो 5 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पर हम हर एक चीज जानेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे, कीवर्ड्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलिए क्लास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस समझाना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस समझाना भाई कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ। आप जानते हैं ऑटो वन बिस्मार्क वाज अ पर्सन बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क ने ये पूरा हिसाब किताब देखा था, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने ये सारा चीज करी थी। बहुत सारे युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे 7 साल के अंदर, ठीक है। फ्रांस से आखिरी युद्ध हुआ था जिसने पूरे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को एक रूप दिया था। लास्ट जो थिंग थी वो वहां पर हुई 1871 के अंदर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 18th सेंचुरी के अंदर जर्मनी बहुत सारे स्टेट में डिवाइडेड था। एज वी नो सम ऑफ दीज स्टेट भैया बहुत के पास नेपोलियनिक वॉर्स के अंदर सीज कर दिए गए थे। एट द एंड देयर वर स्टिल 39 इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद 39 इंडिपेंडेंट स्टेट थे जर्मनी के पास। पर्शिया सबसे पावरफुल था। जो लैंडलॉर्ड्स, जो जंकर्स थे, जिनको जंकर्स कहा जाता था, यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे वहां पर, जो बड़े जमींदार थे, उनको जंकर्स कहा जाता था, उनको बनाया गया। नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी वो पूरे मिडिल क्लास, पूरे हर जगह फैल रही थी जर्मनी के अंदर, जो ट्राई कर रहे थे कि भाई हम अलग अलग रीजन्स के जर्मन फेडरेशन को एक साथ जोड़ पाए इनटू अ नेशन स्टेट गवर्नड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि भाई एक पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाए, ठीक है, और वहां से सभी को जोड़ा जाए, जहां पे संविधान बनाया जाएगा और लोगों को एक साथ रखा जाए। ये चीजें तब तक तो अच्छी लग रही थी जब तक ये बात कही, ठीक है। 1848 के अंदर एक मीटिंग भी बैठती है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन एक साथ आते हैं, नेशनल जर्मन असेंबली बैठती है, रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, फ्रैंकफर्ट एंड द फ्रैंकफर्ट असेंबली। ये कहते हैं भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि भाई राजा, पर्शिया का जो किंग है वो राजा रहेगा क्योंकि पर्शिया सबसे स्ट्रॉन्ग था, बट साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, यानी संविधान भी होगा और राजतंत्र भी होगा। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं माना, ठीक है, राजा ने मना कर दिया था, किंग डिनाइड, कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो किंग था पर्शिया को, उसने रिजेक्ट कर दिया था ये ऑफर कि भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कि भैया कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की, द मिलिट्री एंड द जंकर्स, क्योंकि जो जंकर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने उस पर दबाव डाला कि भैया ऐसा नहीं हो सकता वरना हम विद्रोह कर देंगे। और मिलिट्री को सपोर्ट किया जंकर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, क्योंकि उनके पास पैसा था, जमीन थी, और आप जानते हैं जमींदार कभी भी नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो या उनके खिलाफ कोई भी कानून बने। उसके बाद पर्शिया चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क के अंदर आता है, ठीक है, और उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस संभालते हैं। बिस्मार्क प्रोसेस लाते हैं आयरन एंड ब्लड का, यानी युद्ध करते हैं और चीजों को जीतते हैं, ठीक है, और 7 साल तक उन्होंने युद्ध करा, ठीक है, 3 युद्ध करे उन्होंने 7 साल में, ठीक है, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से। पर्शिया हर तीनों में विजय रहा और यूनिफिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब फ्रांस के ऊपर पर्शिया जीत जाता है। एट द एंड 18 जनवरी को एक मीटिंग बैठती है हॉल ऑफ मिरर के अंदर, ठीक है, कि जो प्रिंस कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा,
ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी। इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स, बिस्मार्क, सब कुछ आते हैं, कोई हर कोई आता है वर्साइल के किले के अंदर। एंड प्रोक्लेम की भैया ये कहते हैं कि जो पर्शियन था केसर विलियम, उसको वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी पर्शिया जो राजा था उसको न्यू जर्मन एम्पायर घोषित कर दिया जाता है। वर्साइल के किले में हम जानते हैं, वर्साइल का किला क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की गई थी, ठीक है, और लुइस 16 के टाइम के बर्बन डायनेस्टी के अंदर वो खजाना खाली हो चुका था। ये उसकी बात की गई है, यानी ऑटोमन बिस्मार्क काफी स्ट्रांग हो गए थे इस वक्त। चलिए क्लास, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। भैया इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस है। जर्मनी की तरह इटली भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ, 7 पार्ट्स में अंदर टूटा हुआ था, ठीक है। यहां पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था वो था सर्डेनिया, यहाँ पे यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था वो था सर्डेनिया, और इसके जो मेन जो हेड थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो थे कैवूर, ठीक है, कावूर या कैवूर, क्लियर। और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर बहुत ज्यादा योगदान दिया, क्लियर, और इन्होंने ये इसको लीड करा ताकि ये यूनिफिकेशन प्रोसेस और स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, क्लियर। इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत लंबी उसकी हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। इटालियंस वर स्कैटर्ड, इटालियंस जो थे वो टूटे हुए थे बहुत सारे डायनेस्टिक मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। इटली डिवाइडेड 7 स्टेट्स में टूटा हुआ था। इटालियन लैंग्वेज, भैया हर जगह इटालियन लैंग्वेज नहीं चल रही थी, जिससे भी मदीने ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जैसे यंग इटली, जो मार्सिली के अंदर थी, ताकि उनके आइडियाज और उनके गोल्स फैल सके। उन्होंने ही बिलीव्ड इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क, कि भैया छोटे छोटे भागों में साथ नहीं चल सकते, ठीक है। ड्यूरिंग 1830 के अंदर मजीनी साउथ टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। उन्होंने कोहेरेंट यानी एक साथ एक प्रोग्राम चलाया ताकि सभी इटली को एक साथ ले सके। मतलब इनका ये कहना था कि जो इटली है, ठीक है, अगर वो अभी टूटी रहे, अगर इटली के अंदर वो 7 स्टेट बटे रहे तो इटली कभी भी एक साथ नहीं आ सकती और इटली कभी भी एक नहीं बन सकती। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा बेटा कि इनको एक साथ लेकर आए और एक साथ लेकर चले। अगर हम इनको एक साथ ले आए तो काफी हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, क्लियर। अपराइजिंग होती है 1831 एंड 48 में, लेकिन वो फेल हो जाती है। द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्डेनिया, भैया जो सारी चीजें सर्डेनिया और पिडमोंट के अंदर आ गई, जिनके रूलर थे इमैनुअल सेकंड, जो और वो करने वाले थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। मींस जुस्सीपी मजीनी ने चीजें तो करी लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाई जितना उनको सक्सेस होना था। तो अब सारी चीजें गिर पड़ के आ जाते हैं किस पे, सर्डेनिया पे, जिसकी हमने बात करी थी। और यहाँ के जो राजा थे वो थे इमैनुअल सेकंड, जिनका इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस कार्यभार दे दिया गया। बट यहाँ पर एक व्यक्ति थे चीफ मिनिस्टर, उनके कैवू, जिनकी हमने बात करी, सर्डेनिया पिडमोंट के, जिन्होंने सक्सीड किया कि और डिफीट किया ऑस्ट्रिया फोर्सेस को 1859 के अंदर, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। ही वाज चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया। भाई एक व्यक्ति, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, लीडर है इसके स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप हर चीज जीत सकते हैं। यहां पर कैवूर ने और वहां पर ऑटोमन बिस्मार्क ने यही काम किया कि लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग किया और चीजों को जीतते चले गए, ठीक है। लूलैंड मूवमेंट, उन्होंने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को हराया। साथ ही साथ जिसेपी गैरिबाल्डी ने द फ्रे, उन्होंने फ्रे को ज्वाइन किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया 1860 के अंदर। उन्होंने मार्च किया साउथ इटली की तरफ और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, सिसिलीज और नेपल्स, इनको भी आपस में मिला लिया। एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स के साथ उन्होंने स्पेनिश रूरल को वहां से भगा दिया, मतलब जो लोकल रूलर थे उनको हटा दिया गया, अब ये खुद पावर में आ गए। एट द एंड विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा बना दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। बट यूनिफिकेशन का प्रोसेस एट द एंड कहां पे एंड होता है, 1871 के अंदर, जब जर्मनी फ्रांस को हराता है और फ्रांस रोम से अपनी सेना वापस बुलाएगा, तो जो इटली है वो रोम पे अटैक कर देता है और इटली अपना रोम का इलाका वापस ले लेता है। तो एट द एंड 1871 के अंदर 2 इलाके फ्रांस के इटली के पास जुड़ जाते हैं और वो यूनिफाइड इटली बन जाता है,
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, हाउ वाज ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस। भैया यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन की कहानी समझानी। ब्रिटेन की कहानी बाकी सबसे अलग थी। इट इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, आइदर फ्रॉम वी से फ्रॉम द जर्मनी और फ्रॉम इटली। द थिंग्स एंड द सिचुएशन ऑफ ब्रिटेन वर रियली डिफरेंट। ठीक है, नेशनलिज्म ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट यूरोप, रेस्ट यूरोप से बिल्कुल ही अलग था। कैसे? तो नेशनलिज्म ऑफ ब्रिटेन में वो रिजल्ट नहीं था सडन अपराइजिंग का, मतलब अचानक से लोगों के अंदर भावना नहीं आई, धीरे धीरे चीजें चली थी। क्योंकि आप जानते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था और वहां पे लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज इंपोज की गई थी। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपराइजिंग, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। ये लॉन्ग प्रोसेस की बात कर रहा था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, उससे 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। जो इनहैबिटेंट्स थे वो था ब्रिटिश आइल्स थे, या वहां पे रहने वाले थे, या तो इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट या फिर आयरिश थे, अलग अलग जगहों से बटे थे। दो ईच हैड देयर ओन कल्चर, सबके पास अपने अपने कल्चर थे, अपने पॉलिटिकल लीडर थे। यानी भैया ब्रिटेन का तो नामो निशान ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, और द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, भैया अमीर थे, इंपॉर्टेंस पावर थी, और धीरे धीरे बढ़ते गए और इन्फ्लुएंस करते गए दूसरे नेशन में, जैसे स्कॉटलैंड। कैसे? स्कॉटलैंड। द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स को डोमिनेट कर रहे थे इंग्लिश मेंबर्स, जो इंग्लिश बोलते थे। द ट्राई टू सप्रेस, उन्होंने स्कॉटलैंड के कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को दबाने की कोशिश की, लेकिन दे कुड नाइदर स्पीक देयर लैंग्वेज, ना तो उनकी भाषा बोल पाते थे, ना ही उनकी तरह कपड़े पहन पाते थे। देयर नेशनल ड्रेस, अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुतों को तो उनके घर से ही बाहर निकाल दिया गया था। समझ के देखो कैसी प्रॉब्लम चली होगी कि भैया आप ऑपरेस करने जा रहे हो और ना ही आप भाषा बोल पा रहे हो उनकी, ना ही कुछ कर पा रहे, तो आपको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया। 1688 के अंदर एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन होती है, यानी भाई क्रांति तो होती है, लेकिन ब्लडलेस, कोई मार कुटाई नहीं हुई थी, प्यार मोहब्बत से बात होती है वहां पर, हिसाब किताब से। इंग्लिश पार्लियामेंट पावर सीज कर देती है राजाओं की, एंड बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू सेट अप एन नेशन स्टेट एज इट सेंटर, और कहती है कि भैया अब यहाँ पे पार्लियामेंट का राज चलेगा और कोई भी राजा नहीं चलेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग होती। एक्ट ऑफ यूनियन 77 के अंदर स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में मिला लिया जाता है। दो द आयरिश कैथोलिक्स वर अगेंस्ट यूनियन, जबकि आयरिश जो कैथोलिक्स थे, जो वहां के कैथोलिक्स लोग थे, वो इसके खिलाफ थे, लेकिन आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801 के अंदर मिला लिया। इसकी जो पार्लियामेंट्री एक्शन थी, एंड नॉट रेवोल्यूशन और वॉर, दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म। ये पार्लियामेंट्री एक्शन था, कोई रेवोल्यूशन नहीं था, यानी भाई क्रांति नहीं थी कि नहीं मिलाएंगे। ये पार्लियामेंट ने कहा था और पार्लियामेंट ने मिला लिया था प्यार से। तो इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया था कि हम कैसे करें। भाई आप समझ के देखो, भाई पार्लियामेंट ने ऑर्डर दिया है कि इसको मिला लो, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुई, चुपचाप मिला लो, लोग खिलाफ है कोई बात नहीं, उसके बाद भी इसे मिला लो। ठीक है, एक नया ब्रिटिश नेशन फॉर्म बन के तैयार होता है, जिसके अंदर इंग्लिश कल्चर चलता है, उसके सिंबल्स बनाए गए, जो ब्रिटिश फ्लैग था उसको यूनियन जैक बनाया गया, नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और पुराने नेशंस को सबऑर्डिनेट पार्टनर बना दिया गया यूनियन का, जैसे स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ब्रिटेन अलग है, और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला के कहा जाता है द ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? द यूनियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां तक की कहानी थी इंग्लैंड की या फिर ब्रिटेन की यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। तो क्लास ये थे आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, चीजों को आपने जाना होगा, अपनी चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्लास आई होप आपको मजा आया होगा, पसंद भी आया होगा, सारा का सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो क्लास आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी ही वीडियोस, कितनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ आपको चैनल प्रोवाइड करा दिया गया है भाई साहब। बस प्लेलिस्ट चेक कीजिए, करनी है जाके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। क्यों भाई? चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसी आने वाली न जाने कितनी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।